अस्सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीजुद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेंच नेशनल पार्क में। जी हाँ दोस्तों, रामटेक तहसील के एक ऐसे मकाम पर जिसका पुराना नाम, अभी का नाम डोंगर ताल है। यहाँ पर दरअसल एक गढ़ी है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए वो गढ़ी आपको। ये एक गढ़ी है, इसका इतिहास मध्यकाल से बहुत शानदार रहा है। और मेरे ठीक सामने एक मज़ार है, एक औलिया अल्लाह का मज़ार है जिनको लाल दीवान शाह कहते हैं। देवला पार से ये जगह लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर घने जंगलों के बीच पेंच नेशनल पार्क में मौजूद है। बात करेंगे हम इस गढ़ी की और यहाँ की डोंगरताल के इतिहास की। डोंगरताल का इतिहास अकबर के ज़माने से किताबों में इसका जिक्र मिलता है। दरअसल गढ़मंडला के राजा संग्राम शाह, जिन्होंने 52 गढ़ों को मिलाकर विशाल गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी, उन 52 गढ़ों में से इतिहासकारों का कहना है कि एक गढ़ डोंगर ताल भी हुआ करता था। प्राचीन समय में, उस ज़माने में, यहाँ से लेकर कड़बी खेड़ा करके एक गांव है। इन गांव के बीच में एक बाज़ार लगता था जो बहुत प्रसिद्ध था। मैं आपको बता रहा था कि मध्यकाल में राजा संग्राम शाह ने जब 52 गढ़ों को मिलाकर विशाल गोंडवाना राज्य की स्थापना की और उनकी राजधानी यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर गढ़मंडला हुआ करती थी। संग्राम शाह का शासन इतना विशाल था कि चंदेलों ने अपनी बेटी का विवाह उनके बेटे दलपत शाह के साथ किया था। उनकी बहू रानी दुर्गावती थी जो अकबर के सिपह सालार आसिफ खान और रीवा के महाराजा की संयुक्त सेना से नर्रय के मुकाम पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि रानी दुर्गावती अपने पति दलपत शाह के साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश यहाँ पर बिताया करती थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसको बख्त बुलंद शाह ने सन 1700 के आसपास बनवाया और अपने ख़ास दोस्त राजा खान पठान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। दरअसल दोस्तों, बख्त दीनदार शाह, देवगढ़ के शासक दीनदार शाह की मृत्यु के बाद बख्त बुलंद शाह देवगढ़ के शासक हुए, लेकिन उनकी औरंगज़ेब से बहुत ज़्यादा नहीं पटी और वो लगातार बरार के इलाकों में छापेमारी करते रहे। बरार के सूबेदार गाज़ीउद्दीन के साथ सन 1698 में उनकी झड़प होती है और उस झड़प के बाद बख्त बुलंद शाह हार जाते हैं और कहा जाता है कि वो यहाँ से फरार होकर सीधे सागर और झांसी ज़िले के बीचों बीच में मौजूद धामोनी छत्रसाल बुंदेला के पास चले जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उनको खबर लगती है कि गढ़मंडला का राजा नरेंद्र शाह मुसीबत में फंस चुका है, दुश्मनों से घिर चुका है, तो बख्त बुलंद शाह अपनी टुकड़ी को लेकर गढ़मंडला पहुंचते हैं और नरेंद्र शाह की हेल्प करते हैं। नरेंद्र शाह, जी हाँ दोस्तों, खुश होकर बख्त बुलंद शाह को उस समय चौरई, घनसोर और इस डोंगरताल की जागीर अता करता है और इससे भी ज़्यादा खुश होकर अपनी सिस्टर यानी रानी मान कुंवर का विवाह भी बख्त बुलंद शाह के साथ करता है। विवाह के पश्चात बख्त बुलंद शाह नागपुर को सन 1702 में बसाने के बाद इस जगह का गवर्नर राजा खान पठान को नियुक्त करता है। राजा खान पठान या राज खान पठान, ये वही बख्त बुलंद शाह का भरोसेमंद सिपह सालार है जिसने आगे चलकर अम्बागढ़ के किले की बुनियाद रखी और सानगढ़ी के भी किले को बनाया। इन्हीं राजा खान पठान के वंशज मोहम्मद खान पठान ने छपारा और सिवनी जैसे शहर की बुनियाद रखी। भोसलों की आमद के बाद नागपुर पे जब भोसलों का अधिकार हो गया, उस अधिकार के बाद रघुजी भोसले प्रथम और मोहम्मद खान पठान के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत अम्बागढ़ और सानगढ़ी मराठों को मिल जाते हैं, जबकि सिवनी, छपारा, घनसौर आदि इलाके जो है मोहम्मद खान पठान के पास आ जाते हैं। मोहम्मद खान पठान और राज खान पठान के वंशज आज भी सिवनी में दीवान साहब के नाम से जाने जाते हैं। बहरहाल, हमने इतिहास की बहुत बातें कर ली, अब करीब चलेंगे, देखेंगे इसका निर्माण किस तरीके से किया गया है, इस गढ़ी को बनाने की कोशिश किस तरीके से की गई। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस किले में क्या क्या मौजूद है। आप देखें, ये किला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इस तरफ नज़र डालें किले के तो लगभग
100 से 120 फीट, 120 फीट बाई 120 फीट की ये चारों तरफ एक लगभग 25 फीट ऊंची दीवार है। इसके चारों तरफ ये अधूरे मीनार नज़र आते हैं, हो सकता है ये पूरे हों, लेकिन अभी फ़िलहाल में टूट गए हैं। आप देखिए मशाल लगाने के लिए इसमें मशालदान जगह जगह ऊपर में बने हुए हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर कई ताख बैरूनी दीवारों पे नज़र आते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसका मेन दरवाज़ा है। आप देखिए ये इसका मेन दरवाज़ा है। यहाँ पर हल्के फुल्के नक्शो निगार आपको नज़र आएंगे। आप करीब से देखिए, आप करीब से देखिए। मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नीचे पानी की ओर लेकर जाती हैं। आप देखिए, मेरे साथ आइए। ये देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे साथ आए। वो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पानी का एक कुंड यहाँ पर नज़र आता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोगों का, मकामी लोगों का ये कहना है कि ये जगह जो है एक गुप्त रास्ता है। यहाँ से ये रास्ता कहीं और जाता है। बहरहाल ये देखिए, एक मछली यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चली गई पानी में। आप देखिए इस प्राचीन रास्ते को, ये रास्ता था या पानी का कोई स्रोत था, ये हम नहीं जानते। इसको इस तरफ से भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। ये देखिए, यहाँ पर भी एक टैंक है और वो देखिए 2 ताक नज़र आते हैं जिससे मशाले लगाई जाती थी। उससे ये जाहिर होता है कि ये ज़रूर यहाँ से कोई रास्ता अंदर जाने का या इस किले के अंदर ही दाखिल होने का कोई गुप्त दरवाज़ा रहा हो। आइए किले के अंदर चलते हैं हम लोग। ये शानदार दरवाज़ा इस गढ़ी के अंदर दाखिल होने का। यहाँ पर कुछ बेल बूटे वगैरह बनाने की कोशिश की गई है। मध्यकाल में इस तरीके के डिज़ाइन बहुत कॉमन थे। एक विशाल मकड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, जंगल में इस तरीके की मकड़ियाँ होती हैं, काफ़ी ख़तरनाक है। आ जाइए। बहरहाल इस किले के अंदर ये देखिए, इसके बीचों बीच में एक चबूतरा नज़र आता है। अब आप इस कोने से इस पे नज़र डालिए। यहाँ पर देखिए, इस कोने पर एक छत हुआ करती थी जो पता नहीं कहाँ तक आती रही होगी, टूट गई है। इसी तरीके से इस तरफ भी नज़र डालिए, ईंट बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर एक छत रही होगी। ये देखिए कितना खूबसूरत है और काफ़ी बुलंद है ये। आप इसको करीब से देखें, कितने सारे ताक इसमें बनाए गए हैं। ये वाकई एक छोटी सी गढ़ी है और जैसा कि इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि रानी दुर्गावती गर्मियों में अक्सर इस स्थान पर अपनी फैमिली के साथ वास किया करती थी। लेकिन बाद में ये भी इतिहास की किताबों में आता है कि राज खान पठान या राजा खान पठान, जो बख्त बुलंद शाह के दोस्त थे और उनके परम मित्र थे, उनके गवर्नर थे, वो यहाँ के सूबेदार नियुक्त हुए। इस तरीके से अगर हम नज़र डालें तो चारों तरफ ऊंची ऊंची लगभग 20 फीट की दीवारें इसमें नज़र आती हैं। आइए, यहाँ बहुत कीचड़ है, हम नहीं जा सकते उस तरफ। कोशिश करते हैं आपको इधर से दिखाने की। ये देखिए, बरसात के दिनों में यही मुश्किल है। यहाँ पर ये बीचों बीच में एक चबूतरा है। ये बहुत गहरा है, पानी का एक स्रोत है। कहते हैं कि यहाँ से भी रास्ता हुआ करता था बाहर निकलने का। आज इसमें पानी भरा हुआ है। आप देखें, इस तरफ देखें। आइए मेरे साथ। यहाँ पर भी एक गेट है, इसमें इससे बाहर की तरफ निकला जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर भी छत रहा होगा, क्योंकि ये दीवारें जो टूटी फूटी दीवारें जो नज़र आती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है। एक विशाल सागवान का पेड़ देखिए कितना बड़ा है।
इसके अंदर नज़र आता है। आइए मैं बाहर आपको इस तरफ से लेकर चलता हूँ। अगर इस तरफ आप आ जाएं तो इस गढ़ी को आप इस तरफ से देखिए, ये भी एक दरवाज़ा था इसका। हर तरफ देखिए, इस तरफ भी मशाल लगाने के लिए 2 मशालदान ऊपर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक, ये हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। दरअसल पीछे की तरफ एक टूटी हुई अलग से इमारत नज़र आती है। ये क्या है हमें भी नहीं पता, लेकिन मशाल लगाने के लिए, रोशनी करने के लिए चारों तरफ ऊपर की दिशा में कुछ ना कुछ बना हुआ है। यहाँ पर इन ईंटों को देखिए, पतली ईंटों का कंस्ट्रक्शन है। लाहौरी ईंटें जिन्हें कहा जाता है। आप देखिए कितनी नज़ाकत से एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको बनाया गया है। ये देखिए, अगर इस तरफ आए, हम चारों तरफ इसको घूमने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गढ़ी में और क्या क्या चीज़ मौजूद है। भाई कैमरामैन को कहूँगा कि वो कैमरा गढ़ी के ऊपर ही रखे। देखिए एक मीनार, ये चारों तरफ हम कह रहे थे ना कि मीनारों के निशान, एक मीनार ये भी है। यहाँ पर बुनियाद इसकी जो दिखती है वो स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर बुनियाद दिखती है। पत्थरों के ऊपर से ईंट की जुड़ाई करके देखिए मीनार को उठाने की कोशिश की गई है। आप आइए यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर ये हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। बिल्कुल यहाँ से कोई देखेगा ऐसा महसूस होता है देखने पर। ये देखिए इसमें भी 2 ताक है। ये कोई वॉच टावर रहा होगा। ये एकदम सेंटर में, बीचों बीच में ये हिस्सा इसके मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये लेकिन निकला हुआ है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। जनरली इस तरीके से किसी इमारत में जो चीज़ें निकलती हैं वो मस्जिदों में निकाली जाती हैं, मेहराब के लिए, मिंबर के लिए, लेकिन पता नहीं ये क्या है। आइए मेरे साथ। ये देखिए एक सीताफल का पेड़ भी यहाँ पर नज़र आता है, और ये सीताफल यहाँ लगे हुए हैं, छोटे हैं, पके नहीं हैं अभी। कैमरामैन को कहूँगा तो कि दिखाए। ये देखिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे सीताफल हैं, कई सारे लगे हुए हैं। जंगलों में सीताफल बहुत होते हैं। ये देखिए ये प्यारे प्यारे सीताफल, उत्तर भारत में शरीफा भी कहा जाता है। आइए हम घूम कर देखिए किले के सामने की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर फिसलन काफ़ी है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो संभल कर आए। अब हम चलते हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के मकामी लोगों से। आपका क्या नाम है? जलील मस्तान बाबा खलीफा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सिवनी जिले के। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हम मेरे को सर, मैं दरबार घूमता हूँ। अच्छा, कभी 3 साल 2 साल इधर। ये जो मज़ार पीछे जो दिखाई देती है, जिनको हजरत लाल दीवान शाह की मज़ार कहते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? इनके बारे में हम इतना इतिहास इनका जानते हैं हजरत, कि ये हजरत की जो प्रॉपर्टी है ये सिवनी जिले से है जी। लाल दीवान शाह हुजूर से है। अच्छा। ये नाम इनकी 184 एकड़ ज़मीन की, यानी मालगुजार थे आप जी। दीवान शाह का परिवार है सिवनी में जी। एक दीवान शाह, जो दीवान साहब का जो परिवार है, जी। क्या उसी परिवार से इनका भी ताल्लुक है? जी जी। अच्छा जी। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि दीवान साहब यानी राजा खान पठान और मोहम्मद खान पठान के जो वंशज हैं, जो वर्तमान में सिवनी के दीवान कहलाते हैं, उनका ख़ानदान आज भी वहाँ पर आबाद है। कहते हैं कि लाल दीवान शाह का जो मज़ार है शायद उन्हीं के ख़ानदान के कोई बुज़ुर्ग होंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिवनी ज़िले में मौजूद हैं। चलिए हम देखते हैं करीब से उस मज़ार को। आइए। ये रास्ता जो है प्राचीन गांव जो था कड़बी खेड़ा की तरफ, यही रास्ता जंगलों के रास्ते से होकर जाता है। वो गांव पहाड़ों के उस तरफ आज भी वाक़ है। दरअसल दोस्तों, संग्राम शाह, दलपत शाह, गोंड शासकों का ये अधिकार क्षेत्र हुआ करता था, और उनका शासन जो था वो बहुत ही ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष शासन था। जी हाँ दोस्तों,
और उन्हीं के शासन में इस पूरे मध्य भारत में जगह जगह कई किले और गढ़ बनाए गए। ये देखिए, ये जो मज़ार है ये हज़रत लाल दीवान शाह का मज़ार है। इस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि हज़रत लाल दीवान शाह का मज़ार है। आप करीब से देखें, इनके बारे में कहा जाता है कि आप बख्त बुलंद शाह के वक्त यहाँ पर आकर आबाद हुए। जाहिर बात है कि बख्त बुलंद शाह ने यहाँ का गवर्नर, सूबेदार, राज खान पठान या राजा खान पठान, अलग अलग नामों से उनका जिक्र मिलता है, उनको बनाया था। आप अभी तक मेरे साथ डोंगरताल के बारे में, डोंगरताल के इतिहास के बारे में देख रहे थे। मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, दरगाह लाल दीवान शाह, गढ़ी डोंगरताल से, तहसील रामटेक, डोंगरताल, नागपुर।